नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीधी जिले के एक ऐसे चिकित्सक से जो चिकित्सक के साथ साथ एक समाज सेवी हैं और लगातार नर्सिंग होम के माध्यम से ज़िले में करीब 40 वर्षों से ज़िले की सेवाएं दे रहे हैं। अगर जहां एक तरफ सरकारी सिस्टम ध्वस्त होता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए एक आस की किरण है मिश्रा नर्सिंग होम। मिश्रा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अनूप मिश्रा आज हमारे बीच हैं। हम कई विषयों पर उनसे बृहद चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में आपका डॉक्टर। थैंक यू। ये जो पैंडेमिक आया है पूरे देश में, देश के साथ साथ हमारे ज़िले में भी बहुत ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। आप जैसे लोगों ने दिन रात मेहनत करके और लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करके लोगों को मोटिवेट भी करते थे और साथ साथ यहाँ एक कोरोना सेंटर भी बनाया गया था आपके मिश्रा नर्सिंग होम में, तो यहाँ सेवाएं भी दे रहे थे। तो इन दोनों का समन्वय आप कैसे बना पा रहे थे? बेसिकली तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये पूरा जो श्रेय है हम डॉक्टरों के ऊपर आप डालेंगे तो मैं ये कहूँगा ये संभव नहीं था। अगर जिस तरह से ये महामारी, जिस तरह से ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैली थी, तो अकेले डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। इसमें समाज के मैंने हर उस वर्ग के जागरूक लोगों को देखा है कि चाहे लोगों को अस्पताल पहुँचाने से लेके लोगों को जागरूक करना, या फिर वो अगर आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में रहना है उनको तो कैसे रहे, आइसोलेशन में दवाइयाँ पहुंचाना और हम लोग की बातें उनके तक पहुंचाना, या फिर कोई मरीज़ एडमिट है, चूँकि उसमें पूरा लॉकडाउन था तो सबसे बड़ा पैनिक ये हो जाता था कि मरीज़ 50 किलोमीटर दूर से आया है, अब उसको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो, क्योंकि कैंटीन वाले भी बीमार पड़ चुके थे, गाड़ी वाले भी बीमार पड़ चुके थे। उस समय ऐसा लगता था कि शायद ही कोई बचा हो कि जो बीमार न हुआ हो। तो इसमें सबका श्रेय था, मिला जुला था। उसमें हम लोगों ने निश्चित है जो हम लोग को आदेश मिलते गए, आदेश मतलब ये कहिए कि ये टोटल नई बीमारी थी जिसके बारे में सिर्फ एक साल पहले ही पैदा हुई थी और इतनी कम उम्र में इस बीमारी ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया, तो इसके बारे में भी थोड़ा कम जानता था आदमी। अच्छी चीज़ ये थी कि जो आज का युग है, मोबाइल का युग, तो अगर दिल्ली में कोई खोज होती थी या अमेरिका में कोई खोज होती थी कि ये दवाई फ़ायदा करेगी, तो विदिन अ मिनट वो दुनिया के हर कोने में, यहाँ तक सीधी भी हमारा एक कोना ही है अगर देखा जाए हिंदुस्तान का, तो यहाँ भी हम लोग एक मिनट में पहुँच जाते थे। तो हम लोग उसमें लग जाते थे, उसको ढूंढने में या उसके तौर तरीके अपनाने में। तो इसमें मैं सबको साधुवाद दूंगा। बहुत बड़ी ये त्रासदी जो थी, सबने मिलजुल के इसको मतलब मदद की और जिसके कारण हम निभर पाए। कोरोना की जो पहली लहर थी उससे हमारा ज़िला ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ और ना ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, लेकिन ये जो दूसरी लहर आई ये पूरा यहाँ का सिस्टम ध्वस्त कर दिया था। कई कैजुअलिटी हुई और हर व्यक्ति पैनिक हो गया था। अगर किसी को भी सर्दी जुकाम भी हुआ तो उसको कहीं ना कहीं ये आशंका हो जाती थी कि उसे कोरोना हो गया है और वो सीधे आपसे संपर्क करता था, क्योंकि उस समय आपने एक टाइमिंग निश्चित कर दिया था, नंबर सर्कुलेट कर दिया था लोगों के बीच में कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमसे बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने लोगों को किस तरह से समझाइश दी और कहीं ना कहीं जो उनके बीच में या मन में पैनिक था उससे बाहर निकाला, कैसे कामयाब हुए? निश्चित ही स्थिति वो थी जैसे अचानक जब कहीं भगदड़ मचती है तो सब इधर उधर भागते हैं, अपना सामान, चप्पल, जूता सब छोड़ के। उस समय जो सबसे ज़रूरी होती है अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करके सामान्य दौड़ने की, कि जिससे हम निकल भी जाएं, 2-4 लोग को बचा भी लें। तो स्थिति वही थी। और अगर ये कहें कि पहली लहर में सीधी बच गया था, तो ये कहना गलत है कि सीधी बच गया था, क्योंकि पहली लहर थी और पहले से ही सरकार जो है वो हमको सचेत कर रही थी कि आप दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। हम नहीं माने। हम इसलिए नहीं माने कि हमारे अंदर एक ये है कि जब तक दुश्मन हमारे पीछे तलवार लेके, बंदूक लेके नहीं दौड़ता, हम उसको दुश्मन नहीं मानते हैं। अब कोरोना दिखता तो था नहीं, और ये हो जाता था कि अरे सरकार झूठ बोल रही है, सरकार आंदोलनों को दबाने के लिए कर रही है कुछ भी।
जैसा भी हो। तो उस चीज़ को हम नहीं माने, और जो नहीं माने, चूँकि छोटी जगह है, निश्चय है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा हुआ शहर है, और अचानक ऐसा हो कि अगर ये कहिए कि चलिए स्वास्थ्य सुविधाओं में गरीब शहर है, अब किसी गरीब के घर में मान लीजिए पाँच जन के लिए खाना रखा हो और अचानक 500 लोग खाने आ जाए तो कहाँ से खाना हो पाएगा। तो यही हालत हुआ। यहाँ दवाइयों की स्थिति या जो बेड की या जो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी वो 5 लोग के हिसाब से थी, और अचानक आ गए खाने 500 लोग, तो निश्चित अव्यवस्था होनी ही थी। और उस बीच में उस अव्यवस्था में एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें प्रशासन और जो कुछ सामाजिक लोग थे उन्होंने सबने मिलके, क्योंकि मैंने जो मांगा उस समय, मेरा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड हुआ, तो उस समय हम लोग एक फ़ोन करते थे किसी अधिकारी या किसी जो उससे संबंधित जन हैं, तो हमें वो तुरंत उस चीज़ को उपलब्ध कराने का प्रयास करते थे। तो एक प्रयास था, और आगे भी सीधी अभी कहते हैं कि इस बार फंसा, आगे जो कहते हैं कि लहर आने वाली है, हम अभी भी नहीं सुधरे हैं। 2 दिन पहले लॉकडाउन खुला है, फिर हम भेड़ चाल हो गए, तो आगे तो भगवान ही जाने क्या होगा। क्योंकि आपका ये जो मिश्रा नर्सिंग होम है ये अधिकृत कोविड सेंटर था, और यहाँ कोरोना के कई पेशेंट आए, और जो ये 1.5 महीने का समय था जहाँ पूरे देश में भगदड़ की स्थिति थी, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इंजेक्शन रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो आपने कैसे यहाँ पे इन सारी मूलभूत सुविधाएं और जो ज़रूरी इक्विपमेंट थे उनकी पूर्ति कैसे कराई, और कैसी स्थिति से गुजरे? ऐसा कोई हादसा हुआ हो या ऐसा कोई समय आया हो जब आपको लगा हो कि अब क्या करें, अगर हम ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं दे पाएंगे तो कैजुअल्टी हो जाएगी, ऐसा कोई वाकया या कोई घटना? निश्चित ही एक दिन नहीं, कई दिन ऐसे हुए, हादसे हुए कि अब लगता था कि आज रात की क़यामत की रात है, और पता चले कि 40-40 मरीज ऐसे हैं कि जिनका अगर 1 घंटे के लिए भी ऑक्सीजन बंद कर दिया जाएगा तो वो निपट जाएगा। तो एक दिन नहीं, कई बार ऐसा हुआ। और तो हमारे और पिताजी में एक ये शर्त हो गई थी कि तुम मरीज़ देखो, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। तो वो दिन को तो ठीक है, मैं मरीज़ तो देखता था, साथ में वो भी देखते थे, पर वो रात रात भर जगते थे ऑक्सीजन के लिए। और अच्छी चीज़ ये थी कि जब भी, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन वो एक वो हो गया था, सेंट्रलाइज कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए हम देंगे, और जितनी भी यहाँ पे प्राइवेट एजेंसियाँ थी उनको सरकार ने रोक दिया था कि आप प्राइवेट किसी तरह से किसी को ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो ऑक्सीजन हमें जिला अस्पताल से उठाना पड़ता था, जहाँ पे एक सेंट्रल वो बनाया गया था। तो कभी कभी जिला अस्पताल में भी ये हालत हो जाती थी कि अब वहाँ नहीं बचा है। एक दिन तो ये हालत हुई कि अब सब कुछ हालत गया, ढूंढना शुरू किए तो पता चला मेरे पुराने नर्सिंग होम में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं भगा, रात को 2 बजे वहाँ भगा तो देखा वो फर्स्ट फ्लोर में रखा हुआ था। जो नाइट ड्यूटी में कर्मचारी था वो उठने में थोड़ा लेट हो गया, तो मैं उसको प्राइवेट वार्ड से लेके और सीढ़ी तक उस सिलेंडर को कैसे भी खिसकाते हुए लाया, और सीढ़ी में जैसे ही मैं उसको पीछे अपने कंधे में रख के उतरने का प्रयास किया, इतने में कर्मचारी आ गया। नहीं तो हालत यही होती कि उस जंबो सिलेंडर को नीचे घसीटते हुए लाना पड़ता। तो कई सारी चीज़ें हैं कि 2-2 बजे रात, 4-4 बजे रात अचानक होता था ऑक्सीजन ख़त्म, भागो भगदड़ मचती थी। एक दो बार तो मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। एक ही बार ऐसा हुआ कि जब मरीजों को हम 9 बजे बता के चले गए कि आज ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीधी की गाड़ी सतना में रोक दी गई थी, फिर सिगरौली से व्यवस्था की गई। तो कहानी अजब गर्भ थी। और रही बात इंजेक्शन रेमडेसिविर की, तो वो तो पूरे जगह उसकी हालत ख़राब थी। एक चीज़ ज़रूर हुआ रेमडेसिविर में कि शुरू में जितना सीधी के हक का मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था। उसके कारण थे कि पहले रेमडेसिविर शायद पहले रीवा में लैंड अप होता था, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के लोकल जो नेता लोग हैं उनके दबाव में वहाँ पे रखवा लेते थे। फिर जब हो हल्ला मचना शुरू हुआ, यहाँ से शिकायतें शुरू हुई, तो जब भोपाल लेवल से ये हुआ तो फिर यहाँ रेमडेसिविर मिलना शुरू हुई। तो उस समय की स्थिति तो मत पूछिए, हर पल आदमी को लगता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये एक भयावह था। भगवान करे ऐसा दिन फिर से ना देखने को मिले।
आप लोग विपरीत परिस्थितियों में एक जंग ही है, जैसे एक तरह की जंग होती है कि कोई हमारी सेना बॉर्डर में खड़ी होकर विरोधी सेना से लड़ती है, उसी तरह कोरोना के साथ आप जैसे लोगों ने बहादुरी के साथ जाबाज बहादुर की तरह जंग लड़े और अंततः जीत भी हासिल की। वैक्सीनेशन को लेकर कई भ्रामक स्थितियां हैं। कई लोगों के मन में ये है कि वैक्सीन लगवाने से कैजुअल्टी होती है, लोगों की डेथ हो रही है, और अभी तक लोग इस भ्रामक स्थिति से उबर नहीं पा रहे हैं। लोगों के मन में भय है, जिसके कारण वैक्सीनेशन जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में नहीं हो रहा। आपका क्या अभिमत है इसको लेकर? देखिए, जो वैक्सीनेशन का भ्रम है तो कायदे से मैं उनका भ्रम इसलिए दूर करना चाहता हूँ कि वैक्सीन तो ही है, तो सरकार का आप कदम देखिए कि सरकार ने सबसे पहले वैक्सीन जो पहले शुरू की थी, उन्होंने बोला कि 60 साल से ऊपर और जो अत्यधिक बीमार लोग हैं। तो मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि आप ये सोचिए कि जब वो 60 साल से ऊपर और जो अत्यधिक बीमार, किडनी के मरीज़ थे, लीवर के मरीज़ थे, हार्ट के मरीज़ थे, जब उनको कुछ नहीं हुआ, तो जो शरीर से वो है सुदृढ़ है, तो उनको क्या होगा? तो ये मन का एक वो है, मन में एक गलत भावना है एक दूसरे के उसमें कि नहीं वैक्सीन ऐसा करती है। क्योंकि हमारा देश जो है तो वो क्या है कि विभिन्न विधाओं वाला देश है, तो यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसमें निश्चित है कि अगर हमें बचना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर हमें बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका बचने का, वो है वैक्सीन। और तब तक 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसके अलावा हम कुछ भी कितना भी चाह लें, क्योंकि ये जो वायरस है इसका जो म्यूटेशंस होते रोज़ हम सुनते आ रहे हैं, आज डेल्टा मिला तो कल गामा मिलेगा, गामा थीटा जितने होते हैं भविष्य मिलते जाएंगे। फंगस के बारे में सुना कि ब्लैक मिला, फिर वाइट मिला, फिर येलो मिला, ग्रीन मिलना शुरू हो गया। तो अभी इसकी कहानियाँ बहुत कठिन है। इसलिए जो पहला तरीका है, जो पहला हमारे पास जो कवच है वो वैक्सीन है, उसको लगवा लेना चाहिए। क्योंकि हम उससे नहीं लगवाएंगे तो हम तो बीमार पड़ेंगे ही, साथ में हम 2-4 लोग को भी ले डूबेंगे। इसलिए वैक्सीन लगवाइए। और अगर आप नहीं लगवाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपने साथ, अपने घर के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप दूसरों को छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एक नारा, अगर सबको एक ठान ले कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हर एक आदमी सोच ले कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, तो सिर्फ वैक्सीन ही एक ऐसा है जो आपको बचा सकता है। आप बचेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा। और कोई ऐसी चीज़ जो हमसे छूट गई हो, जो आप दर्शकों को शेयर करना चाहें? चीज़ें उसी समय की हैं। पहली चीज़ तो मानवीय भूल के कारण शायद ये बीमारी फैली, और हम वो भूल करते जा रहे हैं लगातार, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। तो हो सके तो बैठ के सबको मनन करने की ज़रूरत है, आखिर में हुआ क्यों ऐसा। और दूसरा, मैं सबसे एक का आह्वान करता हूँ, हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 200 से ऊपर मरीज़ भर्ती थे, तो मैं उन सब मरीजों को तो बोला ही कि भाई जो मुझे पैसा दिए हो, जो फीस दी हो, ठीक है, वो तो चलता है। हर एक आदमी को 5 पेड़ लगाने हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन के लिए मरे हो। दर आदमी भटका है ऑक्सीजन के लिए, तो कम से कम इतना तो कर दो कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है तो वो ऑक्सीजन के लिए ना भटके। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि आज जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये हमारे यहाँ तो सनातन काल से चला आ रहा था, सब जानते हैं। अभी भी हमारे घर में, शहर में नहीं, जहाँ फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ तो डाइनिंग टेबल तक एंट्री रहती है, पर गांव में जाइए तो आज भी जो हमारी वहाँ के जो सियाने लोग हैं तो आपको आपके घर में सामने ही बिठाएंगे, हाथ पैर धुलवाएंगे, चाय बाहर देंगे, रसोई तक कोई घुसने नहीं देता। तो उसका कारण कहीं न कहीं साफ़ सफाई ही रही है। तो ये शरीर जो है, आप जितना साफ़ सफाई से रहोगे तो आप बीमारियों से बचे रहोगे। क्योंकि आप सिंपल एक कोरोना है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दाद खाज, खुजली है, खांसी है, इसको कोई बीमारी ही नहीं मानता है। और इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं तो वो सबको पता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जागरूक बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए, जागरूक बनिए, क्योंकि शरीर आपका है,
आप मुंह भले दूसरे का है पर शरीर आपका है। तो सुनिए सबकी, करिए मन की। बहुत बड़ा संदेश डॉक्टर अनूप जी ने हमारे दर्शकों को दिया। और कोरोना जैसी महामारी में लगातार ये सक्रिय रहे और लोगों को 1 to 1 एक एक करके लोगों को समझाइश देते रहे। जहाँ जब जिसको जो ज़रूरत पड़ी हमेशा ये उपलब्ध रहे। जहाँ बात है कोरोना जैसी पैंडमिक की बात थी तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारे मानवीय भूल के कारण ऐसी महामारी का आगमन पूरे विश्व में हुआ है, इस सृष्टि में हुआ है। और ऑक्सीजन की कमी, वृक्ष जिस तरह से पूरे विश्व में काटे गए हैं और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है और ऑक्सीजन के लिए लोग इस महामारी में तड़पे हैं, तो उन्होंने संदेश दिया है कि हर व्यक्ति 5-5 पेड़ लगाए। और दूसरा, जो हमारी सनातन संस्कृति थी, जो सनातन धर्म में जो नियम लागू किए गए थे, उसी नियम का अनुपालन इस कोरोना काल में लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी संस्कृति है जिसने एक ढांचा बनाया है, फिर से हम उसी ढांचे में फिर से परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो चीज़ें पहले से हमें मिली हैं उन्हीं का हम अनुसरण करें तो ये चीज़ें भविष्य में नहीं होंगी और इनसे हम बचे रहेंगे। आगे भी हम और अन्य विषयों पर इनसे रूबरू होते रहेंगे और इनकी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।